जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो जुडिशरी फ्रेंड्स, मैं विजय सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही एसेंशियल पार्ट ऑफ योर स्टडी। जी हाँ, आपकी पढ़ाई का और आपके पढ़ाई के लिए तो काम आने वाला ही, साथ ही साथ आपके जज बनने के बाद में भी आपको ताउम्र जो काम करना है उसका डिस्कशन मैं करूँगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जजमेंट राइटिंग की। आप जज बनेंगे, इसके लिए तो आपको जजमेंट राइटिंग सीखना ही है, क्योंकि कई सारी स्टेट में जजमेंट राइटिंग पूछा जाता है। जैसे कि एमपी हो गया, एमपी में 4 पेपर में से एक सिर्फ जजमेंट राइटिंग का ही होता है, 100 नंबर का पेपर। उसके अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा इकलौता स्टेट है जिसके मेंस में 100 में से 80 नंबर का सिर्फ जजमेंट राइटिंग ही आता है। जी हाँ, सिर्फ 100 नंबर का एक मेंस पेपर होता है छत्तीसगढ़ में, और 40-40 नंबर के 2 जजमेंट राइटिंग, सिविल और क्रिमिनल, और वहीं 10-10 नंबर का आपके ट्रांसलेशन आता है। तो जजमेंट राइटिंग में आज आपको डिस्कस करने यहाँ इसलिए जा रहा हूँ, और ये मैंने टॉपिक इसलिए भी चुना, इसलिए भी सोचा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये ऐसा है, इसके लिए ना तो कोई एक स्टैंडर्ड अगर मैं कहूँ तो है, ऐसा नहीं, मार्केट में बुक्स हैं, लेकिन कोई भी एक कंप्लीट बुक नहीं कह सकते कि हाँ ये सारी चीज़ें कवर हो गई, हर स्टेट को लेके कवर कर दिया। और दूसरा, स्टूडेंट खुद से नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट खुद से नहीं सीख सकते, वो कहीं ना कहीं से आपको सीखना ही पड़ता है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो यहाँ बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा जजमेंट तो नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जजमेंट पूरा पढ़ाना अपने आप में टाइम टेकिंग है और बहुत बड़ा एक पोर्शन हो जाता है, एक जजमेंट कंप्लीट करने में भी समय लगता है। इसलिए मैं इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। सिविल का जजमेंट मैंने उठाया है, यहाँ पे मैं आपको आज की डेट में जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ सिविल जजमेंट का मैं आपको फॉर्मेट बताऊँगा। जी हाँ, जजमेंट का जो सबसे एसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो फॉर्मेट ही आता है। जी हाँ, फॉर्मेट यदि आपको आता है, फिर आपको मार्शलिंग और एप्रिसिएशन अगर आती है, तो आपका जजमेंट हमेशा ही सही दिशा में और एकदम करेक्ट डायरेक्शन में वो जाएगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। जजमेंट को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मेट सर क्या सारी स्टेट के लिए सेम होता है या अलग अलग होता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको कहूं कि मेजर जो पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट वही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस स्टेट वाइज आ जाता है। जी हाँ, हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको फॉर्मेट के हिसाब से देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक मेजरली जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो आपको करना ये होगा कि यहाँ जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा उससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। फिर उसके बाद आप जिस जुडिशरी का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, जिस स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ फिर आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर्टिकुलर जुडिशरी का क्या जजमेंट फॉर्मेट है वो देखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हर जुडिशरी की आपकी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट होती है, वहाँ पर आप जाइए और हर जितने भी जजेस हैं सारे जजेस के जजमेंट आजकल अपलोड किए जाते हैं। तो वहाँ से कोई भी सिविल का और क्रिमिनल का देखना है तो क्रिमिनल का किसी भी जज का एक जजमेंट डाउनलोड करिए, तो वहाँ से आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा फॉर्मेट फॉलो किया जाता है और कितना जो हमने सीखा है उससे अलग है, उस हिसाब से आप थोड़ा सा उसमें अपने जजमेंट के फॉर्मेट में परिवर्तन ला सकते हैं, मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं। तो मैं आज यहाँ से आपकी एक बेसिक सी शुरुआत करने जा रहा हूँ। जो जजमेंट सामान्यतः जो एमपी में फॉलो होता है, सामान्यतः मैं उसकी थोड़ी सी आपकी शुरुआत बताऊँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अंत तक ये वीडियो पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये फॉर्मेट रहेगा आज का। फिर नेक्स्ट में आपको मैं बताऊँगा कि कैसे इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्शलिंग और एप्रिसिएशन कैसे किया जाता है जजमेंट में, ठीक है। तो जजमेंट में सबसे पहले मैं सिविल की बात कर रहा हूँ। तो आपकी शुरुआत जो करते हैं वो आप करते हैं न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश, न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश, ठीक है। अब यहाँ पे जज, अगर जज को नाम वरिष्ठ खंड या कनिष्ठ खंड, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन दिया गया तो वो लिखेंगे, और क्लास 1 क्लास 2 है तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं
जैसे अब नाम चेंज कर दिया गया कनिष्ठ खंड, कई स्टेट में इनको क्लास 2 ना बोल के कनिष्ठ खंड बोला जाता है, ठीक है, यानी कि जूनियर डिवीजन। तो न्यायालय, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, और यहाँ पर आपका जगह का नाम, जो भी प्लेस है जहाँ पर वो जज बैठ के काम कर रहा है, जहाँ पर वो जज की प्रिसाइडिंग ऑफिसर जहाँ पर है, उस प्लेस का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में बैठा है तो दिल्ली, गुड़गांव है ना, भोपाल, इंदौर, जहाँ भी है वो जज का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पर एक पैरा लिखा पड़ता है, यहाँ पे आप समक्ष, या तो आप समक्ष लिख सकते हैं, या इसका एक ऑप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं पीठासीन अधिकारी, सिर्फ पीठासीन भी लिख सकते हैं। या तो एक ही चीज लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, या तो समक्ष या पीठासीन। जब आप जज बनेंगे, एज अ जज आप जजमेंट लिख रहे होंगे, तो ये नाम फिल किया जाएगा, जो भी जज हैं आपका नाम यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको नाम नहीं लिखना है, कभी भी एग्जाम में आपको यहाँ पर अपना नाम नहीं लिख देना है, नहीं तो आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह या तो आप ये ऐसे स्पेस करके छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप ABC, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले का, ख, गा ऐसा लिखकर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर नाम नहीं लिख देना, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में आप यहाँ लिखते हैं व्यवहार वाद क्रमांक, यहाँ पर आप नंबर दे देंगे, है ना, सिविल सूट नंबर कौन सा है वो दे देंगे। फिर यहाँ आप लिखेंगे संस्थित दिनांक, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये आप यहाँ पर संस्थित दिनांक लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आप यहाँ से पक्षकारों का नाम लिखेंगे, मान लेते हैं हम पार्टी का, ठीक है, पुत्र यानी कि इनके पिताजी का नाम, आयु इनकी उम्र कितनी है, इसके बाद में ये व्यवसाय क्या करते हैं, और इसके बाद में ये व्यवसाय क्या करते हैं, ये आपको व्यवसाय यहाँ लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद में निवासी, इनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस ये वहाँ पर लिखा जाता है। इसको आप यहाँ से ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप वादी, ये कौन है, वादी है। वहीं यदि ये वादी एक से ज़्यादा होते, अगर यहाँ पर का, ख, ग 3 अगर होते, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ नंबरिंग कर देते 1, 2 एंड 3, लेकिन हमारे में एक ही है तो नंबरिंग नहीं करेंगे। डिफरेंस क्या आता, एक से ज्यादा यदि वादी होते तो डिफरेंस क्या आता, यहां पर आप वादी की जगह वादी गण लिखते, क्या लिखते, वादी गण, ठीक है, लेकिन हमारे में एक ही है तो फिर हम यही लिखेंगे। और यहां आप लिखेंगे बनाम, बीचों बीच में बनाम या विरुद्ध भी लिख सकते हैं, वर्सेस जो लिखते हैं ना, आपने देखा हो पार्टीज का नाम वर्सेस लिखा जाता है। तो हम मान लेते हैं कि विरोधी जो पक्षकार है हमारा, उसका नाम खा है, पुत्र इसका भी पूरा विवरण, इसकी आयु कितनी है, ये व्यवसाय क्या करते हैं, ठीक है, और ये निवासी कहाँ के हैं, ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पे लिखनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया निवासी, थोड़ा जगह का अभाव है इसलिए आप थोड़ा समझिएगा। और वहीं फिर इसके आगे मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रतिवादी, मैं सिविल का फॉर्मेट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। क्रिमिनल का फिर ये तीन वीडियो इसके जाएंगे सिविल के, फिर उसके बाद में 3 वीडियो क्रिमिनल के जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पक्षकार अभी तक, ठीक है। यही फिर बात जो यहाँ पर बात लागू हो रही थी वादी पर, वो यहाँ पर भी लागू हुई। एक से ज़्यादा प्रतिवादी भी हो सकते हैं, तो का, खा, गा, यहाँ पर प्रतिवादी अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रतिवादी गण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिवादी गण, ठीक है। अब यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो कोई इशू होगा ही नहीं। अब आपको पेज नहीं चेंज करना, आप जब आप जजमेंट राइटिंग लिखेंगे तो आपको ये जो मैं आपको मैटर बता रहा हूँ ये एक ही पेज में लिखना है, लेकिन यहाँ बोर्ड पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं नेक्स्ट पेज मुझे लेना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे, उसी के जस्ट नीचे लिखना है आपको वादी की ओर से अधिवक्ता श्री, जो भी उनका नाम है, और आगे लिखोगे उपस्थित, आगे क्या लिखोगे आप यहाँ पर, वादी की ओर से अधिवक्ता श्री उपस्थित। इसके बाद में फिर आप लिखोगे उसी के जस्ट नीचे प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री, जो भी उनका नाम है, उपस्थित, ठीक है।
ये भी आपको जब आप जज के तौर पर लिखेंगे तब तो आपको लिखना रहेगा, लेकिन अभी आप जज के तौर पर नहीं लिख रहे हैं, अभी आप लिख रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तो आपको ये स्पेस छोड़ देना है, इसमें किसी का नाम नहीं डालना है ना, नहीं तो एक कोई भी नाम अगर आप डालते से कॉपी आपकी रिजेक्ट हो सकती है। अब इसके बाद में आप हेडिंग देंगे, इसके बीचों बीच में आप हेडिंग देंगे निर्णय, इंग्लिश वाले लिखेंगे जजमेंट, ठीक है। फिर यहां से आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे आज दिनांक, ठीक है, दिनांक के लिए स्पेस छोड़ देंगे, को घोषित, आज दिनांक को घोषित, ठीक है। ये यहां पे डेट आ जाएगी, डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या होगा, यहां से आगे फिर हम पैराओं को नंबर देते हैं। यहां से क्या होता है, यहां से आगे हम पैराओं को नंबर देंगे। ये जो फर्स्ट पैरा जो आएगा, जो प्रथम पैरा आएगा, यहां पर आप बताएंगे कि आपका जो वाद है, आपका जो सूट है वो किसके लिए है। ये सूट आपका मनी रिकवरी के लिए है, ये सूट आपका किसी स्वत्व घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए है, ये सूट आपका किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए, किसी भी मामले में, या फिर आपका निष्कासन एविक्शन सूट है रेंट कंट्रोल एक्ट में, है ना। जैसा भी नेचर है, आपको यहाँ 2 लाइनें बताना होता है कि आप जो वाद है वो किससे रिलेटेड है, संपत्ति का विवरण वगैरह भी देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने ए ने बी के साथ यही मामले हैं, ए और बी ने संविदा की थी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए। ए जो है अपना कोई घर बेचना चाह रहा था और बी जो है उसको खरीदना चाह रहा था। यहाँ पे ए और बी दोनों पक्षकार हैं, ठीक है। अब इनके बीच में संविदा का विनिर्दिष्ट संविदा हो जाती है कि उस घर को इतने रुपए में बेचा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा 10 लाख रुपए में घर बेचेंगे। अब जो पार्टी जिसने बेचने का करार किया वो यदि बेचने से इनकार कर देती है तो अपोजिट पार्टी क्या कर सकती है, वो उसको क्या कर सकती है, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद ला सकती है। तो यहाँ आप क्या क्या मेंशन करोगे कि यह वाद वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध मकान का, घर का विवरण, संपत्ति, वादग्रस्त संपत्ति जो इस जगह विवरण देंगे स्थित है के संबंध में संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु लाया गया है। सिर्फ इतना। वहीं यदि ये मनी सूट होगा, मनी रिकवरी सूट होगा तो यह वाद वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध 1 लाख रुपए मय 2% वार्षिक की दर से जो मूल रकम थी उसको ब्याज सहित प्राप्त करने हेतु या उसकी वापसी हेतु यह वाद लाया गया है। इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे। समझ में आया। पहले पैरा में आपको बताना है इंट्रोडक्शन एक तरीके से कि ये जो सूट है किसके लिए, मतलब पहले पैरा में वो बातें लिखी होनी चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति जजमेंट को पढ़े तो पहला पैरा पढ़ने वर्ष इतना समझ में आ जाए कि जजमेंट किससे रिलेटेड है, कौन से लॉ से रिलेटेड है, क्या रिलीफ चाहिए गई थी, किससे रिलेटेड है। एक पैरा में यहाँ पर ये समझ में, तो ये हो गया हमारा पहला पैरा। यहाँ पर वो सारी चीजें आप मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद में आता है, इसके बाद में जो दूसरा पैरा आता है, दूसरे पैरा में आप लिखते हो यहाँ पर, दूसरे पैरा में आप लिखते हो यहाँ पर स्वीकृत या अविवादित तथ्य, स्वीकृत या अविवादित तथ्य, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे जो एडमिटेड फैक्ट हैं, एडमिटेड फैक्ट जो हैं, स्वीकृत तथ्य जो हैं उनको लिखेंगे, क्योंकि स्वीकृत तथ्यों को साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो फैक्ट ऑलरेडी एडमिटेड हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो जब उनको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं होती तो हम उन्हें आगे क्यों विवाद का विषय बनाएं, क्यों उनके ऊपर हम फैक्ट इन इश्यूज बनाएं, क्यों उन पर विचारणीय बिंदु या वाद प्रश्न हम बनाएं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, दूसरे पैरा में आपको स्वीकृत तथ्य यदि हैं तो, क्या कहा मैंने, जरूरी नहीं है कि हर मामले में, हर वाद में स्वीकृत तथ्य होंगे ही, हर मामले में एडमिटेड फैक्ट होंगे ही। यदि स्वीकृत तथ्य हैं, यदि एडमिटेड फैक्ट हैं तो आपको यहां लिखना है, अदरवाइज इस पैरा को आप स्किप कर सकते हैं। जो तीसरा पैरा हमारा होने जा रहा था उसी को हम दूसरा पैरा बना सकते हैं। अब इसको हम आगे ले चलते हैं, तो आपको उसी सीक्वेंस में लिखते रहना है। अब तीसरा पैरा जो होगा ये होगा वादी का वाद संक्षेप में। क्या कहा मैंने, यहां क्या होगा, वादी का वाद लिखा जाएगा संक्षेप में, समराइज फॉर्म में लिखा जाएगा,
ठीक है, वादी हो सकता है बहुत बड़ी प्लेंट में आप बहुत काफ़ी डिटेल फॉर्म में लिख के आए हो, लेकिन जजमेंट में आपको उसको समरी करना है, समराइज करना है, फिर उसको लिखना है, संक्षेप में लिखना है कि वादी की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या कंटेंशन है, कौन कौन सी बातें वो लेकर आया है, वो सारी की सारी आपको यहाँ आ जानी चाहिए। कोई भी देखिए फालतू बात रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बात छूट भी ना जाए, ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जब वादी का वाद आ गया, फिर उसके बाद में प्रतिवादी ने अपना जवाब दावा दिया होगा, ठीक है, तो प्रतिवादी ने अपना, जिसको हम क्या बोलते हैं, WS रिटर्न स्टेटमेंट, तो प्रतिवादी का क्या जवाब दावा है संक्षेप में, ये भी बताना है आपको। ये भी आपको कैसे बताना है, ये भी आपको संक्षेप में ही बताना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बताना है आपको, ठीक है। प्रतिवादी का क्या कहना है संक्षेप में, ये आपको यहां बता देना है। इसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, ये आपने बता दिया, दोनों पक्षकारों का बात बता दिया। इसके बारे में आप क्या करेंगे, इसके बाद में जो पांचवा पैरा होगा उसमें आप वाद प्रश्न निर्मित करते हैं। वाद प्रश्न मतलब फैक्ट एंड इशू, जिसको हम एविडेंस एक्ट की भाषा में अगर बोलें तो फैक्ट एंड इशू, विवाद के विषय। वादी और प्रतिवादी का दोनों का बात पढ़कर यह समझ में आ जाता है कि दोनों में पक्षकारों के बीच में किस बात को लेकर विवाद है, डिस्प्यूट क्या है, क्या मेन वजह है, तो उनको कोर्ट फ्रेम करता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखी जाती है कि उभय पक्षीय विवेचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किए जाकर उनके निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। ये लैंग्वेज थोड़ी सी लिखनी पड़ती है, ठीक है। ये लैंग्वेज लिखने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर आप ऐसे ऐड बनाते हैं, यहाँ आप लिखेंगे वाद प्रश्न, ठीक है, उसी के सेंटर में जाके इस जगह बीच में स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे निष्कर्ष, ठीक है। तो यहां पर अब आप जो है ये 5 नंबर, तो इसको आप ये वाला रोमन नंबर इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। जितने भी बनेंगे जिस तरीके से बनेंगे, जो विवाद का विषय, क्या ए ने बी के साथ ऐसा कोई करार किया था कि वो मकान को बेचेगा इतने रुपए में, क्या जो है वादी अपने भाग का, संविदा का निष्पालन का तैयार, अपने भाग का पालन कर चुका है, करने के लिए हमेशा तैयार, रजामंद, रेडिएंट विलिंगनेस वाला, ठीक है। जो भी जितने भी इश्यूज बनेंगे वो इश्यूज यहाँ पर बनेंगे, और इसमें लास्ट इशू हमेशा यही होगा, सहायता एवं व्यय। ये सिविल के सभी मामलों में बनेगा ही बनेगा, सहायता एवं व्यय, कॉस्ट एंड रिलीफ। कॉस्ट एंड रिलीफ यानी कि खर्चे वर्चे यहाँ दिलाए जाएंगे, मेन रिलीफ वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, ये वाले हर सिविल सूट में बदल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो 1 2 3 मैंने बताई, जरूरी ये 1 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ये हर सूट के हिसाब से, वाद के हिसाब से बदल जाएंगे, लेकिन ये लास्ट वाला हमेशा यही रहेगा, सहायता एवं व्यय। सर निष्कर्ष का क्या करेंगे, तो देखिए अभी यहाँ पर जब आप इस स्टेज पर रहेंगे तो ये लिखकर ये स्पेस खाली छोड़ देंगे, फिर आप क्या करेंगे, इन वाद प्रश्नों को जब बाद में जाके सॉल्व करेंगे तो उनका जो भी निष्कर्ष होगा वो यहाँ पर आप लिखते चले जाएंगे, जैसा इसके सामने आता जाएगा। ये हो गया आपका 5। अब देखिए शुरुआत के जो 5 पैरा हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। शुरुआत के 5 पैरा फिक्स होते हैं, यहां से आगे पैराओं की संख्या निश्चित नहीं होती, कम ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहां से ले सकता हूं। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक हेडिंग बनानी है, सकारण निष्कर्ष, रीजन, ठीक है, डिसीजन विद रीजन, रीजन डिसीजन भी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिसीजन विद रीजन, सकारण निष्कर्ष, ठीक है। अब हमने यहां पर वाद प्रश्न कितने बनाए, हमने वाद प्रश्न 1 2 3 4, तो ये तो हमेशा लास्ट में ही होगा। अब एक सवाल ये आता है कि सर क्या ये मैंडेटरी है कि पहला ही सॉल्व होगा, दूसरा ही? नहीं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से पहले को पहले, दूसरे को पहले, तीसरे को पहले, कैसे भी इनको इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। मतलब जो चाहे आपको लगता है कि जजमेंट मेरा सीक्वेंस में अगर मैं दूसरा वाला पहले सॉल्व करूंगा तब जाएगा, तो आप कर सकते हैं, ये वाला बस लास्ट में होगा। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या मैं सर 1 2 3 को एक साथ कर सकता हूं? क्या मैं 1 और 2 को एक साथ? बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा जो विवाद के विषय हैं, जो वाद प्रश्न हैं, उनको एक साथ सॉल्व करते हैं तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है कि साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु, है ना, उपरोक्त वाद प्रश्न परस्पर संबंधित होने और साक्ष्य की पुनरावृत्ति को टालने हेतु उनका निराकरण, उनका विचारण एक साथ किया जा रहा है। ऐसा लिख के आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सकारण निष्कर्ष लिखेंगे, तो अगर अब हम मान लेते हैं कि हम एक एक करके ही सॉल्व कर रहे हैं, तो वाद प्रश्न क्रमांक
एक, ऐसे हेडिंग बना लोगे। ये एक मेन हेडिंग होगी, ये आगे चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसी हेडिंग के अंदर में सब हेडिंग रहेंगी हमारी वाद प्रश्न क्रमांक 1। अब हमारा जो पैरा था, पैरा क्या था, पैरा 5 हो गया था, तो यहाँ पे हम 6 नंबर दे देंगे। तो ये याद रखिएगा कि 6 यहाँ से आगे पैरा फिक्स नहीं होते हैं, 5 फिक्स होते हैं। इसके बाद में ये पैरा में आप क्या करेंगे, यहाँ से आगे आपका मार्शलिंग और एप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा। क्या कहा मैंने, यहाँ से आगे आपका, ठीक है। तो हमने 5 पैरा जो पढ़े हैं, वो 5 पैरा जैसा कि मैंने आपको बताया मैंडेटरी 1 होते हैं, और वो आपको लगभग हर जजमेंट में बनाने ही रहेंगे। जो भी सिविल का जजमेंट रहेगा, ये पैरा आपको वहाँ पे फिक्स रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आगे आप सकारण निष्कर्ष हेडिंग डालेंगे, और इसके बाद में आप जो है पैराज यहाँ पे अलग अलग बनते रहेंगे। यहाँ पर आप जो है ये लिखेंगे वाद प्रश्न क्रमांक 1। जिस भी वाद प्रश्न को आप विचारण करना चाह रहे हैं, जिसका आप यहाँ पर निष्कर्ष देंगे, रीजन देंगे और रीजन डिसीजन देंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पैरा है 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकते हैं, और ये जो पार्ट है ये मेंशन करता है मार्शलिंग और एप्रिसिएशन को। जी हाँ, इस पार्ट में क्या होता है, मार्शलिंग और एप्रिसिएशन आता है, जो कि एक अलग वीडियो का विषय है। उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आपको पूरा मार्शलिंग और एप्रिसिएशन ही सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर इन पैराओं का कोई फिक्स नंबर नहीं होता, 6, 7, 8, 9 कितने भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारा जो पैरा आता है, हमने जो वाद प्रश्न बनाया था, वाद प्रश्न क्रमांक 4, हमने जो बनाया था वाद प्रश्न क्रमांक 4, जिसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे सहायता एवं व्यय, सहायता, कॉस्ट एंड रिलीफ, इसको भी ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। तो जैसा कि हमने वहाँ पर 10 नंबर दे दिए थे, तो यहाँ पे 11वें पैरा से हम यहाँ पर लिखेंगे कि अब हम फाइनली जो हमने ऊपर डिसाइड किया, जो हमने एविडेंसेस लिए, जो चीज़ें हमने साक्ष्य का विवेचन किया और जो भी पक्षकारों को सुना, उससे हम जो डिसीजन देंगे वो यहाँ पर मेंशन होता है। तो हम लिखते हैं कि उपर्युक्त विवेचन तथा संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर न्यायालय वादी का वाद स्वीकार करता है, और वादी का वाद स्वीकार कर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है। क्या लिखेंगे हम, वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है। फिर हम यहाँ पर रोमन नंबर में जो भी रिलीफ हम दे रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 1-2 पैरा हो सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दोगे, है ना। जैसे कि हमारा स्पेसिफिक जो संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का जो वाद था, उसमें हमने क्या रिलीफ दी है, विनिर्दिष्ट पालन कराने का ऑर्डर दिया है, ठीक है। हमने प्रतिवादी को ऑर्डर दिया होगा कि वो इसके फेवर में पालन कर दे, वादी को ऑर्डर दिया होगा कि वो पेमेंट कर दे। ये सारी बातें यहाँ पर 2-3 सब पैरा में हम यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे वाद व्यय। इसके बाद हम वाद व्यय, तो वाद व्यय कौन देगा, ये जज की ड्यूटी है, जज यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये जैसा भी जज को ठीक लगता है। सामान्यतः ये लिखा जाता है, यदि आप डिक्री कर रहे हैं मतलब आप यदि वादी के फेवर में यदि जजमेंट दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं कि प्रतिवादी स्वयं का तथा वादी का वाद व्यय वहन करेगा। फिर इसके बाद में एक चौथा पॉइंट जो आता है, वहाँ पर हम ये देखते हैं, वहाँ पर अधिवक्ता शुल्क, एडवोकेट की जो फीस है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दी जाती है। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो दिलाया जावे, ऐसा वहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसा वहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर रिलीफ हमने दे दी। फिर एक अगला पैरा लेंगे, जैसे ये 11 नंबर था, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 12वां नंबर, यहाँ पे हम ले लेंगे 12वां नंबर। तो इस 12वें नंबर पे हम लिखेंगे तदनुसार डिक्री तैयार की जावे। ये लास्ट पैरा होता है हमारा, लास्ट पैरा को हम देते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ लिखते हैं मेरे द्वारा लेखबद्ध, रिटन बाय मी, ठीक है। यहाँ पर हो जाते हैं आपके हस्ताक्षर, सिग्नेचर, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, जूनियर डिवीजन कनिष्ठ खंड, ठीक है। यहाँ पर आप जगह का नाम डाल देते हो, जहाँ पर ये पीठासीन अधिकारी बैठे हैं, जो जगह है वहाँ पर।
यहाँ पर आप लिखते हो इस साइड निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित, इतना लिखा जाता है। इसके बाद में फिर वही आप हस्ताक्षर कर देंगे। हस्ताक्षर में यहाँ वही लिखेंगे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, और यहाँ आप जो प्लेस है, जगह है, वहाँ का नाम डाल देंगे। तो इस प्रकार से जो फॉर्मेट है सिविल जजमेंट का वो बनाया जाता है। शुरू से लेकर जो पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया, आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जजमेंट यहाँ पर हमने 3 पार्ट में देखा। पहला पार्ट हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें आपका जज का नाम, पार्टीज नेम, एडवोकेट का नाम, वो पार्ट। फिर दूसरा हमारा जो जहाँ से जजमेंट शुरू हो जाता है, वहाँ से हमारा बीच का जो मेन बॉडी पार्ट है वो है। और उसके बाद यहाँ पर जो फाइंडिंग, जो यहाँ से जो शुरू होता है, वो ये तीसरा पार्ट कॉस्ट एंड रिलीफ यहाँ से पार्ट होता है। तो जजमेंट को हमें 3 पार्ट में पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि कोई भी सिविल का जजमेंट लिखेंगे तो आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, स्टेट वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ सकता है, लेकिन 90% मैं कहूँगा किसी भी स्टेज का आप जजमेंट राइटिंग करेंगे तो फॉर्मेट यही रहेगा। दोस्तों, ये फॉर्मेट आपको समझ में आया है? आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको समझ आया तो बताइएगा कैसा लगा। इसमें कोई डाउट आ रहा है आपको, कमेंट में पूछ सकते हैं आप। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। Subscribe for more content.